हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ एचएसपीपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सलेंस। तो लास्ट टाइम हमने पुली वाला एक केस देखा था, उस पर एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये डायग्राम दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, उसमें बोला हुआ है ऑल पुलीज आर ऑफ सेम मास एम, सी एंड डी, सी और डी पुली जो है वो मूव कर रही हैं डाउनवर्ड विद सेम वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ पुली ई एट दैट इंस्टेंट, ऑल्सो फाइंड द एक्सेलरेशन इन द पुलीज एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये दिया हुआ हमें सी और डी पुली नीचे की तरफ आ रही हैं 2 मीटर पर सेकेंड सेम वेलोसिटी से। एट दैट इंस्टेंट हमें ई पुली की वेलोसिटी निकालनी है और सारी पुलिस की एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है और वायर्स में टेंशन फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट इज़ कि यहाँ पे कितनी वायर्स हैं, ध्यान से देखो। जितनी वायर्स होती हैं उतनी टेंशन होती है, पहले बता चुका हूँ। तो इस पूरे डायग्राम में सिर्फ एक ही वायर है, ये एक ही स्ट्रिंग है जो सारी पुलिस को कनेक्टेड की हुई है। ध्यान से देखो आप, एक ही वायर है पूरी। तो अगर एक ही सिंगल वायर है तो टेंशन भी सेम होगी, है ना। देयर इज़ ओनली वन वायर, वन string in whole system, so there will be only one tension, one value of tension। ठीक है, ये हमें पता है। इसके बाद अब डिफरेंट इनके मोशंस हैं, वेलोसिटीज़ होंगी, तो वो हम कैसे निकालते हैं वो हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। वो हम थ्रेड्स की लेंथ देख के निकालते हैं। तो यहाँ पे थ्रेड्स की लेंथ को मेज़र करते हैं, पहले अज्यूम करते हैं। तो सी ब्लॉक का जो डिस्टेंस है ऊपर से, ये ऊपर इस पॉइंट से ऊपर की डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। जो वेरिएबल डिस्टेंस है बस उसको हम अज्यूम करते हैं। तो सी ब्लॉक की डिस्टेंस है सपोज वाई सी, डी ब्लॉक की डिस्टेंस है सपोज वाई डी, ऐसे ही ई ब्लॉक की डिस्टेंस है सपोज वाई ई, और क्या बचा, हमें इसके अलावा किसी डिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ए और बी पुली तो फिक्स है, तो उनकी डिस्टेंस की हमें ज़रूरत नहीं है। सी डी ई मूव कर रही हैं तो हमें सिर्फ सी डी ई के लिए चाहिए था। अब इनकी टोटल लेंथ देखते हैं, थ्रेड की टोटल लेंथ ऑफ थ्रेड ये कांस्टेंट होगा, इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू कांस्टेंट इक्वल्स टू क्या क्या आएगी चेक करते हैं। मैं ब्लू कलर से इसे शो करता जाऊँगा, ग्रीन से, सॉरी। सो पहले हमें चाहिए ये वाली डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस किसके बराबर है, ये डिस्टेंस है वाई डी के बराबर, तो इक्वल्स टू वाई डी। फिर हमें चाहिए ये डिस्टेंस है वाई सी के बराबर, तो प्लस वाई सी। फिर हमें चाहिए ये वाली डिस्टेंस, दिस इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू वाई सी, तो हमारे पास फिर से वाई सी आ गया। फिर इसके बाद ये डिस्टेंस, ये बराबर है वाई ई के, तो वाई ई आ गया। इसके बाद ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस बराबर होगी वाई ई माइनस वाई डी, ध्यान से देखना, वाई ई माइनस वाई डी के बराबर होगी। और लास्ट में बचा ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस बराबर है वाई डी माइनस वाई सी के, तो वाई डी माइनस वाई सी के बराबर इक्वल्स टू एल चल रहा है। तो यहाँ पे वाई डी से वाई डी कैंसिल आउट हो गया, वाई सी से वाई सी कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास बचा वाई डी एक बार आ रहा है, तो एक तो वाई डी प्लस वाई सी भी एक ही बार आ रहा है, तो प्लस वाई सी, और वाई ई दो बार आ रहा है, तो 2y ई इक्वल्स टू एल। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा वी डी प्लस वी सी प्लस 2ve इक्वल्स टू एल का डिफरेंशिएशन 0। अब वी सी और वी डी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, एंड दैट इज़ 2 and 2 प्लस 2ve इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ve इक्वल्स टू आ गया -2 मीटर पर सेकेंड। तो v की वैल्यू भी 2 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो v मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये पहला आंसर हमारे पास आ गया। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो इक्वेशन नंबर 1 का, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो ए डी प्लस ए सी प्लस 2a e इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास एक्सेलरेशन हो गई। अब एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। टेंशन टी हमने अज्यूम कर लिया, पूरे सेक्शन में टेंशन टी है, तो उसके लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा सी डी और ई का। तो पहले सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ध्यान से देखना फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बन रहा है। सी ब्लॉक को लिया हमने। अब सी ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस हैं, एक तो सी ब्लॉक का खुद का वेट होगा, सारे पुलिस का मास सेम है तो सबका वेट सेम होगा, mg इसका वेट है। और सी पर 3 वायर हैं और तीनों, क्योंकि हर पूरे सेक्शन में पूरी वायर सिंगल है तो उसमें टेंशन सब जगह सेम है, तो टेंशन तीनों वायर्स का सेम होगा। तो 3 टेंशन यहाँ पर लगेंगे, टेंशन टी ऊपर की तरफ, टेंशन टी ऊपर की तरफ और एक टेंशन टी नीचे की तरफ। ये सारे टेंशन्स हो गए इसमें। अब क्योंकि ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ AC ये होगी। तो ये सी ब्लॉक का हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। इसकी इक्वेशन बनाते हैं। हाँ, AC एक्सेलरेशन है तो इसकी वजह से इस पर स्यूडो फोर्स लग रहा होगा
वो ऊपर की तरफ होगा और उसकी वैल्यू MAC। अब इन सबको इक्वेशन में फॉर्म करते हैं तो ये हो जाएगा T प्लस टी ऊपर वाले फोर्स प्लस FP इक्वल्स टू T प्लस mg। तो T से T कैंसिल आउट, ये हो गया T प्लस MAC इक्वल्स टू mg। इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर 3 आ गया हमारे पास। अब डी ब्लॉक का बनाते हैं। डी ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये डी ब्लॉक है अपने पास। तो डी ब्लॉक का नीचे एक फोर्स लग रहा होगा mg ऑफ कोर्स, और डी ब्लॉक पे 3 वायर्स डी ब्लॉक पर भी हैं, तो 3 टेंशन डी ब्लॉक की भी होंगी। सो एक टेंशन ऊपर की तरफ ये, एक टेंशन ऊपर की तरफ ये, नीचे की तरफ एक टेंशन टी, और डी ब्लॉक भी नीचे आ रहा था तो AD एक्सेलरेशन इसकी भी नीचे की तरफ, तो सीरो फोर्स इस पर भी ऊपर की डायरेक्शन में MAD। तो इसकी इक्वेशन भी वैसे ही बनेगी। ऊपर की तरफ फोर्स है T प्लस FP इक्वल्स टू नीचे की तरफ फोर्स है mg प्लस टी, तो T से T कैंसिल आउट, तो ये आ गया T प्लस FP का फॉर्मूला MAD इक्वल्स टू mg। इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 एग्जैक्टली सेम आ रहा है, इसका मतलब AC और AD दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ से थर्ड और फोर्थ से हमें पता चल गया दैट AC एंड AD आर इक्वल फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, ये हमें पता चल गया। अब हमें E ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो E ब्लॉक के लिए देखते हैं। E ब्लॉक का मास वही सेम mg। अब E ब्लॉक पे वायर्स कितनी कनेक्टेड है वो देखो। E ब्लॉक पे 2 वायर्स कनेक्टेड है, तो 2 टेंशन होंगी और दोनों ऊपर की तरफ हैं। तो टेंशन T ऊपर की तरफ, टेंशन T ऊपर की तरफ। अब ये E ब्लॉक जो था हमने देखा हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करा था, हमने निकाला हुआ है वेलोसिटी में, तो इसकी एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो सीरो फोर्स इसका नीचे की तरफ और सीरो फोर्स का फॉर्मूला MAE। अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं तो ये हो जाएगी अपवर्ड फोर्स T प्लस टी इक्वल्स टू नीचे फोर्स है FP प्लस mg। सो ये हो गया 2T इक्वल्स टू FP का मतलब MAE प्लस mg। इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई हमारे पास। अब इनको हमें सॉल्व करना है। ओके, अब क्योंकि AC और AD की वैल्यू बराबर आ रही है और AC और AD VC और VD वेलोसिटी सेम थी और E की वेलोसिटी भी सेम आ रही थी, E की वेलोसिटी भी सेम आ रही थी। ओके, हाँ ओके, इसके अलावा हाँ इक्वेशन नंबर 2 को देखो। इक्वेशन नंबर 2 को हम कंसिडर कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 में क्या लिखा था, AC प्लस AD प्लस 2AE, और हम ये बोल चुके हैं कि AC और AD इक्वल है, तो ये हो जाएगा 2AC प्लस 2AE इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से AE इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस AC या माइनस AD। तो AE की जो वैल्यू है वो AC और AD के बराबर है लेकिन नेगेटिव में। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, 2T माइनस mg ये हमारे पास आ चुका है, AC इक्वल्स टू AD आ चुका है, हमें निकालना है इन सब की वैल्यू। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 5 और 4 को कंसिडर करते हैं। इक्वेशन नंबर 5 और 4, और दोनों को हम एक ही एक्सेलरेशन में, यानी AE की जगह में AD लगा देंगे, माइनस AD लगा देंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास। फोर्थ इक्वेशन है T प्लस एम ए डी इक्वल्स टू mg, ये फोर्थ इक्वेशन है। और फिफ्थ इक्वेशन में हम E की जगह माइनस AD लगा देते हैं, तो ये हो जाएगी 2T इक्वल्स टू माइनस MAD प्लस mg। इक्वेशन नंबर 6 बन जाएगी ये। अब T की वैल्यू 4 से हम लगाते हैं 6 में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू T की वैल्यू 4 से क्या बनेगी, mg माइनस MAD, तो mg माइनस MAD इक्वल्स टू माइनस MAD प्लस mg, तो ये हो गया 2mg माइनस 2MAD इक्वल्स टू माइनस MAD प्लस mg। तो ये सॉल्व करके mg इक्वल्स टू आया MAD, तो m से m कैंसिल आउट, AD इक्वल्स टू आ गया g, AD इक्वल्स टू g आ गया। इसका मतलब AC AD के बराबर है तो वो भी g आ जाएगा, यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और AE माइनस AC के बराबर है तो ये आ जाएगा माइनस g, यानी माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास सारे ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन आ गई। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को लगा देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, सपोज मैं फोर्थ में लगा देता हूँ, वहाँ से हमारे पास टेंशन आ जाएगी। तो टेंशन T इक्वल्स टू mg माइनस MAD, तो AD की वैल्यू थी g, तो mg माइनस mg, mg माइनस mg AD। ओके होल्ड ऑन, ये T था यहाँ से, ये 2mg माइनस 2AD, 2T माइनस MAD प्लस mg।
हाँ, 2mg माइनस 2mAd, तो ये mAd हो गया, 2mg हो गया, ad की वैल्यू g के बराबर। कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, एक बार चेक कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर ई, ये ई ब्लॉक था, ई ब्लॉक के लिए हमारी इक्वेशन बनी है 2t इक्वल्स टू MAe प्लस mg, ठीक है। और सी और डी ब्लॉक के लिए t इक्वल्स टू mg माइनस MAD, ये भी सही बना है। ओके ठीक है, तो इक्वेशंस तो ठीक है, फिर हमने कहाँ मिस्टेक करी है। और AC प्लस AD इक्वल्स टू माइनस प्लस 2AE इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से AE इक्वल्स टू माइनस AC माइनस AD आ गया, ये भी सही है। फोर्थ इक्वेशन हमने सही लिखी है, T प्लस MAD इक्वल्स टू MG, ये भी सही है। और सिक्स इक्वेशन में A की जगह हमने माइनस AD लगा दिया, तो 2T इक्वल्स टू माइनस MAD प्लस MG, ये भी ठीक है। और T की वैल्यू यहाँ से आएगी MG माइनस MAD, ये लगा दिया हमने यहाँ पे, तो 2MG माइनस 2MAD और माइनस MAD प्लस MG, ओके, AD इक्वल्स टू G, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास 0 आ रहा है। अब एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना, कहीं देखना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है या नहीं इसमें। आई थिंक एक कैलकुलेशन मिस्टेक मुझे कहीं पे लग रही है, तो दोबारा पूरा सॉल्व करके देखना कहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक आ रही है। सेकेंड एंड थर्ड, ओके। तो आप एक बार दोबारा चेक करना है इसमें कहीं अगर मिस्टेक आ रही है, कैलकुलेशन मिस्टेक कोई, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो पूरा एक बार ध्यान से इसको दोबारा सॉल्व करना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज masses connected with string, connected with strings। तो ये भी कंस्टेंट मोशन का ही पार्ट है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट मासेस होते हैं जो कि किसी स्टेशनरी सरफेस पर रखे हुए हैं, तो उस केस में कैसे हम एक्सेलेरेशन वगैरह और टेंशन वगैरह निकालेंगे वो देखना है हमें। तो ये F फोर्स दिया हुआ है, ये 3 मासेस हैं M1 M2 M3, और तो 2 स्ट्रिंग्स हैं यहाँ पे, तो 2 स्ट्रिंग्स हैं तो 2 टेंशन होंगी। तो ये सपोज़ यहाँ पे टेंशन T1 है, यहाँ पे टेंशन T2 है। अब यहाँ पे नेट फोर्स है हमारे, और ये स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो स्मूथ सरफेस है तो यहाँ पे मोशन ज़रूर होगा F फोर्स पर, और जिधर फोर्स है उधर ही एक्सेलेरेशन होगी, तो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन ये हो जाएगी। और पूरे सिस्टम में एक्सेलेरेशन सेम रहेगी, जितने एक्सेलेरेशन से M1 जा रहा है उसी एक्सेलेरेशन से M2 और M3 भी जाएगा। तो पहले एक्सेलेरेशन निकालते हैं। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है नेट फोर्स अपॉन नेट मास। तो यहाँ पर नेट फोर्स है F, नेट मास है M1 प्लस M2 प्लस M3, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। अब हमें T1 T2 निकालना है, तो T2 के लिए हम M3 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो M3 के फ्री बॉडी डायग्राम में T2 फोर्स लगेगा इधर और एक्सेलरेशन इसकी A इधर, तो उसकी वजह से सीडो फोर्स इस तरफ, जिसकी वैल्यू होगी M3 इंटू A। तो यहाँ से क्लियरली आ गया T2 इक्वल्स टू M3 इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू है F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, तो ये हमारे पास T2 की वैल्यू यहाँ से आ गई। अब इसमें आप एक लॉजिक लगा सकते हो, जैसे मैंने स्ट्रिंग में बताया था कि पीछे फोर्स से पीछे की तरफ जो मास होता है वो टेंशन क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही आ रहा है। आप T2 टेंशन निकालो तो T2 के पीछे जो मास है वो खिंच रहा है, तो उसकी वजह से टेंशन आ रहा है। तो उस मास में एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई कर दो और टेंशन हमारे पास आ जाएगी। तो T2 जब निकालते हैं तो T2 से पीछे की तरफ का मास देखो, पीछे का मतलब है फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स राइट की तरफ है तो हमें लेफ्ट का मास देखना है। तो T2 से लेफ्ट में M3 मास है, तो जो टेंशन होगी T2 वो सिर्फ M3 इंटू ए हो जाएगी, और वही हमारे पास आ रहा था T2 इक्वल्स टू M3 इंटू ए। अब सिमिलरली आप इसको लगाओगे T1 के लिए, तो पहले मैं ऐसी डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, फिर हम सॉल्व भी करेंगे इसे। तो अगर T1 आप निकालोगे तो T1 से पीछे की तरफ मास कितना है टोटल, M3 प्लस M2, तो ये हो जाएगा M3 प्लस M2 इंटू एक्सेलरेशन। तो T1 यहाँ से आ गया M3 प्लस M2 और एक्सेलरेशन की वैल्यू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये मैं पहले से बता सकता हूँ आंसर ये सही होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप इसे कंफर्म करना अपने आप एक बार दोबारा FBD बना के किसी दूसरे ब्लॉक का M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना और सॉल्व करके चेक करना ये सेम आ रहा है या नहीं। मैंने तो लॉजिकली यहाँ पर समझा दिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि हर बार आप डेरिवेशन नहीं करने वाले, तो आपको इससे ईजिली याद रहेगा, या भूल भी जाओगे तो निकाल पाओगे ईजिली। तो इस लॉजिक को भी देखना, और लेकिन इसे कंफर्म करने के लिए FBD बना के खुद चेक भी करना सेम आंसर आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज
masses on a smooth surface in contact with each other. ओके, तो यहाँ पे कोई हमारे पास स्ट्रिंग्स नहीं होती, मासेस एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं. तो जैसे 3 मासेस हैं, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है, M1 M2 M3. और सपोज़ यहाँ पे फोर्स लग रहा है F और ये फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन भी होगी A, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में, और जो सरफेस है वो स्मूथ है, यानी फ्रिक्शन नहीं है. ओके, अब इसके लिए चेक करते हैं. हमें यहाँ पे निकालना क्या है, जब दो बॉडीज़ कांटेक्ट में होती है तो उनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है. तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होगा, हमें वो निकालना है. तो एक तो M1 M2 के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा, और एक M3 M2 के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा. तो उसको हम N1 और N2 बोल देते हैं. ये N1 N2 हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर N1 है सपोज़, और यहाँ पर N2 है. ये N1 और N2 हमें फाइंड आउट करना है. ओके, ठीक है. तो सबसे जो लास्ट ब्लॉक होता है, हमेशा उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश किया करो. तो हम M3 का फ्री बॉडी डायग्राम पहले यहाँ पे बनाएंगे. उससे पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो वही होता है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास. तो यहाँ पे नेट फोर्स F है, नेट मास यहाँ पे M1 प्लस M2 प्लस M3 है. तो ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 ऑलरेडी आ गई. इसके बाद थर्ड ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. तो थर्ड ब्लॉक है M3 की एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, और M3 पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में N2, और सीडो फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगेगा FP, जिसकी वैल्यू होगी M3 इंटू A. इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है, तो यहाँ से क्लियरली N2 इक्वल्स टू आ जाएगा M3 इंटू A. तो यहाँ से भी जैसे पीछे एक लॉजिक बताया था मैंने डायरेक्ट निकालने का, यहाँ पे भी आप लगा सकते हो. वो क्या है, आप M2 और M3 के बीच में नॉर्मल रिएक्शन लगाने वाले हो, यानी इसको हम P पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं. ये P पॉइंट है. तो P पॉइंट पे आप नॉर्मल रिएक्शन निकाल रहे हो. तो P पॉइंट पे आपको क्या करना है, उससे आगे जो मास है टोटल, क्योंकि उसको हम धक्का मार रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन धक्का मारने से आ रहा है, तो आपके आगे जो मास है, जितना मास होगा उतना ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा उसको पुश करने में. तो जितना मास होगा उसमें एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई कर दो, बस वहाँ से नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी. तो P पॉइंट के आगे टोटल मास कितना है, M3. तो यहाँ पे M3 में एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन आ गई. अब यहाँ पर सिर्फ आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू लगानी है. तो ये हो जाएगा M3 F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3. ठीक है. अब ऐसे ही सिमिलरली आप N1 की वैल्यू लिख सकते हो. तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ वैल्यू, लेकिन आपको पूरा FBD बना के दोबारा निकालनी पड़ेगी. ठीक है. तो N1 कैसे आएगा, N1 के आगे जो टोटल मास है उसमें एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो N1 के आगे टोटल मास कितना है, M2 प्लस M3. तो ये हो जाएगा M2 प्लस M3, सेम लॉजिक के हिसाब से, इंटू एक्सेलरेशन. ये आंसर आएगा. डायरेक्ट मुझे पता चल गया लॉजिक से, लेकिन आप सेकंड ब्लॉक का FBD बना के इसको सॉल्व भी करना, सेम आ रहा है या नहीं. ओके, अब इसमें सिर्फ एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा. तो आंसर है इसका N1 इक्वल्स टू M2 प्लस M3 इंटू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3. ठीक है. तो जैसे स्ट्रिंग में एक लॉजिकली हमें समझ में आ गया था कैसे आया आंसर, वैसे यहाँ पर भी इस लॉजिक को समझना ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ FBD से आप कन्फर्म भी करना. ओके, नाउ एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. अ फोर्स F इज अप्लाइड horizontally on mass M1 as shown in figure. Find the contact force between M1 and M2. ओके. हाँ, एक और चीज़ जो भी आज के लेक्चर में मैंने कराया, या इस टाइप के क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूँ, ये JW और कंपटीशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जो नॉर्मल टॉपिक होते हैं, जिसमें भी मैं JW बोल देता हूँ, आप नीट वाले बच्चे जो हैं उसको थोड़ा लाइटली ले सकते हैं, और जो उसमें हार्ड क्वेश्चन है उसको स्किप कर सकते हैं. JW कंपटीशन की तैयारी जो करें उनको सब कुछ करना है. बाकी और अगर आपका फोकस बोर्ड पर है, आप इतना नहीं कर पा रहे, तो ऑब्वियसली आप इन क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो जो इसमें हार्ड क्वेश्चंस हैं. बाकी सब थियोरेटिकल पार्ट जो है, डेरिवेशन वाला पार्ट जो है, वो सबको करना ही है. ओके, इस क्वेश्चन में डायग्राम ये दिया हुआ है हमें. ये M1 ब्लॉक है, ये M2 ब्लॉक है, ये A सेक्शन, B सेक्शन. हाँ, एक और चीज़, अगर आपको, मैं यहाँ पे फाइनली एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ. अगर आपको कन्फ्यूजन है कि कौन सा
आपके लिए है पढ़ने के लिए, या कौन सा आप चाहो तो आप स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो स्कूल आके आप एक बार मुझे नोटबुक लेके आना, मैं वहाँ पे आपके लिए मार्क भी कर सकता हूँ कि कौन सी चीज़ आपको नहीं पढ़नी है, तो नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। आइडियली तो हमें सब कुछ पढ़ना होता है, फिर भी आपको अगर स्किप करना आपसे नहीं हो पा रहा तो आप मुझसे आके मार्क करा सकते हो कि हमें आपको क्या बिना पढ़े चल सकता है काम। तो वो एक बार नोटबुक ला के आप पूछ लेना। अदरवाइज़ आइडियल तो ये रहेगा कि आप सारा करो। एफ़ ये फोर्स लग रहा है यहाँ पे ए और बी ब्लॉक के बीच में हमें नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स निकालना है, और ए एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में राइट की तरफ होगी, वो ऑब्वियस है। यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन इधर लगेगा, एन सपोज ये नॉर्मल डायरेक्शन है। अब उसके लिए जो पीछे लॉजिक बताया था मैंने, वही लॉजिक डायरेक्ट लगा देते हैं। तो जब नॉर्मल डायरेक्शन आप इस केस में लगा रहे हो, निकाल रहे हो, तो उसके आगे जो फोर्स है उसको पुश करने में वो नॉर्मल डायरेक्शन काम आ रहा है। तो अगर आगे कोई मास नहीं होता तो ज़ीरो होता, अगर कोई मास है तो सिर्फ उसके लिए वो नॉर्मल डायरेक्शन आएगा। तो जितना मास है उसमें एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई कर दो। तो आगे कितना मास है m2, तो उसमें सिर्फ एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई कर दो। तो n इक्वल्स टू यहाँ से क्या आएगा m2 इंटू ए, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, नेट फोर्स डिवाइड बाय नेट मास। तो नेट मास है यहाँ पे m1 प्लस m2, तो ये इसके इसका आंसर हो जाएगा सीधे सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अ ब्लॉक ऑफ मास 50 kg is kept on another block of mass 1 kg as shown in figure. Full stop. A horizontal force of 10 Newton is applied on it. तो एक 50 kg का मास है जिसको हमने अनदर ब्लॉक ऑफ मास है, ठीक है। तो इसका डायग्राम ये है, एक 50 kg का मास है हमारे पास ऑन अनदर ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, और ये 1 kg का मास है, इसके आगे रखा हुआ है, और हॉरिजॉन्टल 10 न्यूटन अप्लाइड ऑन, ठीक है। और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे 10 न्यूटन का 50 kg पे अप्लाई हुआ है। तो इस केस में दोनों के बीच में हमें फाइंड आउट करना है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, चलो वही इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन निकालना है बीच में, तो आगे का जो मास है, एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो आगे का जो मास है इसमें इंटू कर देंगे एक्सेलरेशन का। तो n इक्वल्स टू आएगा 1 kg इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होगी, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स है हमारे पास 10 न्यूटन, और टोटल मास हो जाएगा 50 + 1, तो ये आ जाएगा 10/51 न्यूटन। ये हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ जाएगा। ये इसके क्वेश्चन का आंसर है।